120 तक हो गए थे पिछले भाग में। जो डॉक्टर रंजीत सिंह की चल रही है पीजीटी की बुक मॉडर्न एज के 120 क्वेश्चन हो गए थे 53वें पेज पर। 121वां है कि किस प्रकार के नाटकों में डायलॉग जो है कोई भाव देते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो जो एब्सर्ड प्रकार के जो प्ले होते हैं एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट्स फेल्ट दैट कन्वेंशनल लैंग्वेज had failed when it was an inadequate means of communications। जो एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट होते हैं वो अनुभव करते हैं कि जो कन्वेंशनल लैंग्वेज होती है वो असफल होती है और ये एक कम्युनिकेशन का इनएडिक्यूट मीन्स है, संसाधन है। परिणाम के तौर पर पात्रों का जो मोमेंट होता है, पात्रों का जो मोमेंट होता है स्टेज पर, अक्सर है कॉन्ट्रडिक्ट्स देयर वर्ड्स और डायलॉग। वो अक्सर जो है कॉन्ट्रडिक्ट्स, आपस में ही उनके शब्द और उनके डायलॉग जो है विरोधाभासी होते हैं और इसीलिए शायद वो लोग कोई सेंस नहीं देते हैं। दूसरा जो सामान्य तरीका है जिसमें वो अपनी अनुपयोगी भाषा का अनुपयोगिता प्रस्तुत करते हैं, उसमें पात्र जो होता है, जो पात्र होते हैं वो कंटिन्यू बोलते हैं, क्लिच बोलते हैं, ओवर यूज्ड मतलब ज़्यादा यूज करते हैं, टायर्ड एक्सप्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से उनका जो डायलॉग होता है वो कोई सेंस नहीं देता है एब्सर्ड नाटकों में। अच्छा, एब्सर्ड प्लेज का मास्टर किसे कहा जाता है, कौन है, हु इज़ द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज? तो विलियम कूपर, COOPER, विलियम कूपर जो हैं वो एब्सर्ड प्लेज के मास्टर हैं। वेटिंग फॉर गोडोट, GODOT, वेटिंग फॉर गोडोट नाटक किसने लिखा है? तो वेटिंग फॉर गोडोट, GODOT, वेटिंग फॉर गोडोट नाटक के जो रचयिता हैं वो सैमुअल बेकट हैं। SAMUEL, सैमुअल बेकट, BECKETT, सैमुअल बेकट हैं। अच्छा, हैरोल्ड पिंटर्स के जो प्ले हैं उनका क्या क्वालिटी है? तो वेटिंग फॉर गोडोट लिखा है सैमुअल बेकट ने। हैरोल्ड पिंटर्स प्ले की क्वालिटी जो है लैक ऑफ एक्सप्रेशन है। जो हैरोल्ड पिंटर के नाटक हैं उनमें एक्सप्रेशन की कमी होती है। किसकी? एक्सप्रेशन की। हैरोल्ड पिंटर 1930 में जन्म हुआ, 2008 में इनकी मृत्यु हुई। वो एक ब्रिटिश नाटककार हैं, स्क्रीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं। उनका सबसे ज़्यादा नाटक जाना जाता है द बर्थडे पार्टी। किसमें जाना जाता है? बर्थडे पार्टी, जो 1957 में आया, बर्थडे पार्टी। फिर आया होम कमिंग 1964 में। फिर आया बिट्रेयल, BETRAYAL, बिट्रेयल आया 1978 में। तो ये उनके कुछ फेमस नाटक थे। हैरोल्ड पिंटर एक ब्रिटिश नाटककार हैं, स्क्रीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं। उनका नाटकों में जाने जाते हैं द बर्थडे पार्टी 1957, दी होम कमिंग 1964, द बिट्रेयल, BETRAYAL, बिट्रेयल 1978। उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था साहित्य के लिए, 2005 में नोबेल प्राइज़ जीता। अच्छा, 125वां क्वेश्चन है कि एब्सर्ड का जो टर्म है वो पहली बार किसने यूज किया? तो हु फर्स्ट यूज द टर्म एब्सर्ड? तो वो एल्बर्ट कैमस है, CAMUS, एल्बर्ट कैमस। तो एल्बर्ट कैमस यूज द टर्म एब्सर्ड। देखिए, जो समालोचक है मार्टिन एस्लिन, ESSLIN, मार्टिन एस्लिन का एक टर्म है। उन्होंने टर्म को 1960 में जो एक नाटक आया द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, तो 1960 में उन्होंने एक नाटक एब्सर्ड ने कॉइन किया था, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जिन्होंने फोकस किया था नाटककार, मतलब एक क्रिटिक समालोचक है मार्टिन एस्लिन।
उन्होंने 1960 में उनका जो ऐसे आया द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, तो उसमें उन्होंने सैमुअल बेकट जैसे नाटककारों पर फोकस किया। सैमुअल बेकट, आर्थर एड्यू, ADAMOV, और एजीन लॉन्स्को, EUGE, यानी एजीन लॉन्स्को, LONESCO। मतलब थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया मार्टिन एस्लिन का, उसमें एक कॉइंड इन्होंने टर्म किया अपने नाटक में। तो उन्होंने शुरुआत ये की, जो नाटककार हैं जैसे सैमुअल बेकट, आर्थर एडम्यू, एजीन लेंस्को, तो इन्होंने एस्लिन को इनके नाटकों को थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा। एस्लिन का कहना था उनके नाटकों को उन्होंने कॉमन डोमिनेटर कहा। एस्लिन साहब ने सैमुअल बेकट, आर्थर एडम्यू और एजीन लॉन्स्को को नाटकों को उन्होंने कॉमन डोमिनेटर कहा। एब्सर्ड शब्द की उन्होंने परिभाषा एस्लिन साहब ने डिफाइन करके कहा, कोटेशन करते हुए लॉन्स्को में। उन्होंने कहा कि एब्सर्ड इज दैट विच हैज नॉट पर्पस और गोल और ऑब्जेक्टिव। एब्सर्ड वो है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है और जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। तो मार्टिन एस्लिन ने कॉइन किया द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सबसे पहले 1960 में जो उन्होंने अपना ऐसे लिखा दी थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसमें उन्होंने नाटककार सैमुअल बेकट, आर्थर एडम्यू और एजीन लॉन्स्को, इस पे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये जो नाटक इनके हैं वो कॉमन डोमिनेटर हैं। ये एब्सर्ड शब्द का उन्होंने एस्लिन ने डिफाइन करते हुए कोटेशन के द्वारा कहा लॉन्स्को में कि एब्सर्ड इज दैट विच हैज़ नॉट पर्पस और गोल और ऑब्जेक्टिव। जो फ्रांसीसी दार्शनिक हैं एल्बर्ट कैमस, CAMUS, एल्बर्ट कैमस, जो 1942 में अपने नाटक एल्बर्ट कैमस ने 1942 में एक उनका नाटक आया मिथ ऑफ सिसिफस, SISYPHUS, मिथ ऑफ सिसिफस, 1942 में जो नाटक आया, उसमें उन्होंने मानवीय स्थितियों को मीनिंगलेस बताया और एब्सर्ड बताया। जो मानवीय स्थितियां हैं उनको मीनिंगलेस और एब्सर्ड बताया। अपने नाटकों में उन्होंने एब्सर्ड शब्द को लिया व्यक्ति के रिएक्शन के रूप में, जो संसार को रिएक्ट करते हैं, और विशेष रूप से बिना मीनिंग के और बिना पपेट के इनविजिबल आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा जो मीनेंस किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, उसके द्वारा। तो किसने सबसे पहले यूज किया एब्सर्ड का? तो एल्बर्ट कैमस ने। और अगर कहे कि इसका टर्म किसने सबसे पहले कॉइन किया, तो मार्टिन एस्लिन ने 1960 में द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। उसमें उन्होंने बताया था सैमुअल बेकट, आर्थर एडम्यू और एजीन लॉन्स्को जैसे राइटरों को बताया था कि इनके नाटक एब्सर्ड ऑफ थिएटर हैं। क्यों? क्योंकि एब्सर्ड को उन्होंने बताया था, जैसे एब्सर्ड का अर्थ होता है कि एब्सर्ड इज दैट विच हैज नॉट पर्पस और गोल और ऑब्जेक्टिव, वैसे इनका भी कोई नहीं है। फिर फ्रांसीसी दार्शनिक एल्बर्ट कैमस हुए, उन्होंने अपना नाटक 1942 में लिखा मिथ ऑफ सिसिफस। उसमें उन्होंने वर्णन किया कि जो मानवीय ऐसी परिस्थितियां जो मीनिंगलेस हों, जो बेकार हों, तो ऐसी परिस्थितियों को उन्होंने बताया मिथ ऑफ सिसिफस में, उसको एब्सर्ड कहते हैं। तो अपने इन नाटकों में एब्सर्ड को लिया गया फॉर्म ऑफ मैंस रिएक्शन टू ए वर्ड अपेरेंटली विदाउट मीनिंग और मैन एज पोट कंट्रोल और मीनिंग्स ऑफ इनविजिबल आउटसाइड फोर्सेस। अच्छा, 126वां क्वेश्चन है कि द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड किसने बुक लिखी? तो थिएटर ऑफ द जो एब्सर्ड बुक थी वो हमने बताया था 1960 में एक ऐसे था किसका, मार्टिन एस्लिन का। और उसी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बुक में मार्टिन एस्लिन ने कॉइंड किया था टर्म एब्सर्ड। अच्छा, एक्सप्रेशनिज्म क्या है? तो एक्सप्रेशनिज्म जो है वो एक लिटरेरी स्टाइल है। एक्सप्रेशनिज्म 127वां क्वेश्चन है। एक्सप्रेशनिज्म एक लिटरेरी स्टाइल है। क्या है? लिटरेरी स्टाइल है या फाइन आर्ट्स कह लें। आधुनिक मोमेंट है। प्रारंभिक तौर पर पोट्री और पेंटिंग में था ये, और उत्पत्ति इसकी जर्मनी में हुई थी एक्सप्रेशनिज्म की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक तौर पर था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये हुआ था। इसका टाइपिकल कार्य ये था कि संसार को उपस्थित करना अकेला, सब्जेक्टिव से पर्सपेक्टिव
उपस्थित करना, डिस्टॉर्टिंग इट रेडिकली फॉर इमोशनल इफेक्ट इन ऑर्डर टू इवोक मूड्स और आइडियाज। एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैव सॉट टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस। एक्सप्रेशनिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं वो ढूंढ चुके होते हैं अपने भाव, इमोशनल एक्सपीरियंस मतलब भावनाओं के अनुभव के अर्थ में अभिव्यक्त करते हैं, ना कि फिजिकल रियलिटी में। फिजिकल रियलिटी से दूर वो जो है अपना अर्थ देते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस में। तो एक्सप्रेशनिज्म क्या है? एक लिटरेरी स्टाइल है, फाइन आर्ट्स है, आधुनिक आंदोलन है। प्रारंभिक तौर पर ये कविता और पेंटिंग में था। उत्पत्ति इसकी जर्मनी में हुई थी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इसका प्रथम कार्य है कि संसार में उपस्थित करना अकेले सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, डिस्टोर्टिंग इट रेडिकली फॉर इमोशनल इफेक्ट इन ऑर्डर टू इवोक मूड्स और आइडियाज। और एक्सप्रेशनिस्ट जो होते हैं आर्टिस्ट, वो अपने भावों को इमोशनल एक्सपीरियंस के अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, ना कि फिजिकल रियलिटी। अच्छा, किस प्रकार का नाटक एक कैरेक्टर एक्सप्रेस इज मेंटल एगोनी इन लॉन्ग मोनोलॉग, मतलब किस प्रकार के नाटक में एक पात्र जो है अपनी मानसिक एगोनी को लंबे मोनोलॉग्यूज में एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले जो होते हैं उनमें एक पात्र जो है अपने मेंटल एगोनी को लॉन्ग मोनोलॉग्यूज में एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले में एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले ए कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज मेंटल एगोनी इन लॉन्ग मोनोलॉग्यूज। 129वां क्वेश्चन कहता है हु आर दी मेन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर्स। कौन मुख्य एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर्स हैं? तो इसमें 3 नाम दिए गए, आर्थर मिलर का, टीनीज विलियम्स का, TENNESSEE, टीनीस विलियम्स, WILLIAMS, टीनीस विलियम्स, ईजीन ओनेल, EUGENEONEILL, ईजीन ओनेल, टीनीस विलियम्स और आर्थर मिलर। ये तीनों नाम जो हैं कैसे हैं? एक्सप्रेशनिस्ट हैं। EUGENE, ईजीन ओनेल, NEILL, टीनीस विलियम्स, TENNESSEE, टीनीस विलियम्स, WILLIAMS, आर्थर मिलर, ARTHUR, आर्थर मिलर, ये सभी हैं। अच्छा, कुछ ऐसे नाटककार हैं जिन पर एक्सप्रेशनिज्म का प्रभाव था, जैसे सीनो कैसी, SEAN, सीनो कैसी, CASEY। सीनो कैसी 1880 में पैदा हुई, 1964 में इनका मृत्यु हो गया। सीनो कैसी। दूसरे नाटककार हैं एजीन ओनेल, EUGENE, एजीन ओनेल, ये 1885 में पैदा हुई, 1953 में इनका देहांत हो गया। एल्मर राइस, ELMER, एल्मर राइस, ये 1892 में पैदा हुए, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। टीनीस विलियम्स, TENNESSE और EE, टीनीस विलियम्स, ये 1911 में इनका जन्म हुआ, 1983 में इनकी मृत्यु हुई। आर्थर मिलर 1915 में जन्मे, 2005 में इनकी मृत्यु हुई। और सैमुअल बेकट, BECKETT, सैमुअल बेकट, ये 1906 में जन्मे और 1989 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्ले राइट्स थे जिनका प्रभाव था एक्सप्रेशनिज्म का। सीनो कैसी, CASEY, सीनो कैसी 1880 से 1964 तक। एजीन ओनेल 1885 से 1953 तक। एल्मर राइस 1892 से 1967 तक। टीनीस विलियम्स 1911 से 1983 तक। आर्थर मिलर 1915 से 2005 तक। सैमुअल बेकट 1906 से 1989 तक। तो ये तो मुख्य एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर कौन थे? एजीन ओनेल, टीनीस विलियम्स, आर्थर मिलर। अच्छा, किसने ये नाटक लिखा है? हैरी एफ। तो हैरी एफ लिखा है। एजीन ओनेल, वही एजीन ओनेल। देखो उधर बताया गया 1885, इधर जन्म बताया गया एजीन ग्लैडस्टोन ओनेल, GLADSTONE, एजीन ग्लैडस्टोन ओनेल 1888 में जन्मे, उधर 85 बताया। मृत्यु एक ही है 1953 में। ये एक अमेरिकन नाटककार थे और उनके बहुत लोकप्रिय नाटक हैं, जैसे दी एम्परर जोन्स,
JONES, एम्परर जोन्स 1920 में, दी हैरी एप 1922, HAIRY, हैरी एप 1922, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ELECTRA, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा 1931 में, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट ये 1956। तो ये एजीन ग्लैडस्टोन ओनेल के क्या हैं, अमेरिकन नाटककार हैं। इनके फेमस नाटक हैं दी एम्परर जोन्स 1920, दी हैरी एप 1922, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा 1931, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट 1956। तो ये हैं एजीन ओनेल का। 131वां है कि किस प्रकार के नाटकों में जो पात्र होते हैं वो छाया की तरह दिखते हैं। तो जो कैरेक्टर होते हैं एक्सप्रेशनिस्टिक जो प्लेज होते हैं उनमें जो पात्र होते हैं वो शैडो की तरह दिखते हैं, SHADOW। अच्छा, एपिक थिएटर क्या है? देखिए, एपिक थिएटर एक जर्मन थिएट्रिकल मोमेंट है। एपिक थिएटर इज ए थिएट्रिकल मोमेंट अराइजिंग इन द अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी। एपिक थिएटर एक थिएट्रिकल मोमेंट है जो जो उठा था 20वीं शताब्दी के शुरुआत से उठा और 20वीं शताब्दी के मध्य तक उठा। और एपिक थिएटर ये जर्मन शब्द जो एफिसेस थिएटर था, EPISCHES, एपिसेस थिएटर, THEATER, एपिसेस थिएटर उससे लिया गया। इसमें थ्योरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ ए नंबर ऑफ थिएटर प्रैक्टिशनर्स। तो एपिक थिएटर क्या है? एक थिएट्रिकल मोमेंट है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से 20वीं शताब्दी के उठा। थ्योरीज और प्रैक्टिस, किसकी थ्योरीज और प्रैक्टिस? इसमें थिएटर प्रैक्टिशनर्स के कई संख्या में बहुत से लोग थे जो अपने थ्योरी का प्रैक्टिकल करते थे। ये एक रिस्पॉन्डेड टू ए पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द टाइम थ्रू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल थिएटर। मतलब एक नए राजनीतिक थिएटर के उत्पत्ति से समय की राजनीतिक जलवायु को ये रिस्पॉन्ड करता था एपिक थिएटर। तो एपिक थिएटर क्या है? ए मोमेंट, ना तो थिएटर है, ना तो चर्च है, ना तो रिलीजियस प्लेटफॉर्म है, केवल एक मोमेंट है। ठीक है। और जो जर्मन शब्द के एपिसेस थिएटर, EPISCHES, एपिसेस थिएटर। 33वां है व्हेन दी एपिक थिएटर्स स्टार्टेड। कब एपिक थिएटर स्टार्ट हुआ? तो अभी हमने बताया मध्यकालीन 20वीं शताब्दी से, ना तो 19वीं शताब्दी के अंत में, ना तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ना तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुआ। ठीक है। अच्छा, एपिक थिएटर की स्टार्ट किसने किया? तो बर्टोल्ट, BERTOLT, बर्टोल्ट ब्रेस्ट, BRECHT, बर्टोल्ट ब्रेस्ट साहब ने एपिक थिएटर को स्टार्टेड किया। एजेन बर्थोल्ड फ्रीडरिच ब्रेस्ट, EUGEN, एजियन बर्थोल्ड, BERTHOLD, बर्थोल्ड फ्रेडरिच, FRIEDRICH, फ्रेडरिच ब्रेस्ट, BRECHT। इतो बड़ो ना हो इनको, बर्टोल्ट ब्रेस्ट, BRECHT। तो एजियन, AUGEN, एजियन बर्थोल्ड फ्रेडरिच ब्रेस्ट ने एपिक थिएटर की शुरुआत की। अच्छा, ये बर्टोल्ट ब्रेस्ट जो थे ये 1898 में जन्मे, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। ये प्रोफेशनल रूप से जाने जाते हैं बर्टोल्ट ब्रेस्ट के तौर पर। ये एक जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर थे, नाटककार थे और कवि थे। उन्होंने लिखा एक नाटक, बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने, दी थिरपेनी ओपेरा, THREEPENNY, थ्रीपेनी ओपेरा विद कर्ट वेल के साथ में, KURT, कर्ट वेल, WEILL। कर्ट वेल के साथ में इन्होंने एक नाटक लिखा है जिन्होंने एपिक थिएटर की शुरुआत की, बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने। अच्छा, ये विश्वास करते हुए मार्क्सिस्ट था। विश्वास इसमें ये था कि मार्क्सवादी विचारों को उसने लिखा। उसने और भी डिडक्टिव
लेहर्स्टी एंड वीके में लीडिंग थियोरेटिसिज्म ऑफ एपिक थिएटर। और भी उसने लिखा, और भी लिखा, जैसे लेहर स्टीक LEHRSTUCKE लेहर स्ट्यूक्स एंड वीके में लीडिंग theoretician of epic theatre, which he later preferred to call dialectical theatre and the so-called V effect। तो एपिक थिएटर की शुरुआत की बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने, BRECHT, और इनका पूरा नाम है एजीन बर्थोल्ड फ्रेडरिच ब्रेस्ट, EUGEN बर्थोल्ड BERTHOLD बर्थोल्ड फ्रेडरिच FRIEDRICH ब्रेथरिच ब्रेस्ट BRECHT। 1898 में जन्मे, 1956 में मृत्यु हुई। इनको प्रोफेशनल रूप से जाना जाता है, मतलब उनके का पूरा नाम था एजीन बर्थोल्ड फ्रेडरिच ब्रेस्ट और इनका नाम है बर्टोल्ट ब्रेस्ट BRECHT। ये एक जर्मन थिएटर थे, नाटककार थे और कवि थे। उन्होंने एक नाटक लिखा द थ्री पेनी ओपेरा, कर्ट वेल के साथ में WEILL। ये विश्वास किया मार्क्सवादी विचारों में। उन्होंने एक डिडैक्टिक लिखा, लेहरस्ट्यूक लिखा, जो जिसके कारण से जो ये एपिक थिएटर की जो विचारधारा थी उसके वो लीडिंग थ्योरिटेशियन बन गए। बाद में इसको उन्होंने डायलेक्टिकल थिएटर कहा और शॉर्टकट में कहा जाने लगा वी इफेक्ट। तो 134वां क्वेश्चन था। 135वां क्वेश्चन है, एपिक थिएटर का गोल क्या है, उद्देश्य क्या था? देखिए, एपिक थिएटर का जो गोल था, ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वाचिंग ए प्ले। उसका यही एक उद्देश्य था कि ऑडियंस को सदैव ये जानकारी होनी चाहिए कि नाटक देख रहे हैं। ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वाचिंग ए प्ले। ना तो शो रियलिटी, ना तो रियलिटी दिखाना था, ना तो कल्पना दिखाना था, ना कोई धार्मिक आउटलुक था इसमें। पर्पज ऑफ एपिक थिएटर इज नॉट एन इनकरेज एन ऑडियंस। ना तो उत्साह में लाना था उनके डिसबिलीफ, बल्कि उनको फोर्स करना था संसार में उनके कार्यों को दिखाना कि सदैव वो नाटक देख रहे हैं, ऐसी जानकारी देना है। तो ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वाचिंग ए प्ले, ये उद्देश्य था एपिक थिएटर का। द पर्पज ऑफ एपिक थिएटर इज नॉट टू एनकरेज एन ऑडियंस टू सस्पेंड देयर डिसबिलीफ बट रेदर टू फोर्स देम टू सी देयर वर्ल्ड एज इट इज। 136वां है कि एटमॉस्फेयर ऑफ इल्यूजन, मतलब कौन सी चीज़ कौन क्रिएट करता है इल्यूजन का एटमॉस्फेयर, मतलब दुविधा का वातावरण। रेफेल्टीज, सिम्बॉलिस्ट, एपिक थिएटर, एंटी रोमांटिक। तो जो एपिक थिएटर हैं वो एक एटमॉस्फेयर ऑफ इल्यूजन, EILLUSION, इल्यूजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, है ना। उनका उद्देश्य ये है कि वो सदैव वॉचिंग ए प्ले अवेयर में रहें दर्शक, और चाहे डिसबिलीफ हो या कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। तो एटमॉस्फेयर ऑफ इल्यूजन का वातावरण कौन क्रिएट करता है? एपिक थिएटर। 137वां है, एपिक थिएटर वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट। ये किसके खिलाफ प्रतिक्रिया थी एपिक थिएटर की? तो एपिक थिएटर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ थिएटर, particular the early naturalistic approach and later psychological realism developed by Konstantin Stanislavski. Brecht disliked the shallow spectacle, manipulative plots and heightened emotion of melodrama। मुख्य तौर पर ये जो नेचुरलिस्टिक ड्रामा के विरोध में थे, ना तो रोमांटिक ड्रामा के विरोध में थे, ना पोएटिक ड्रामा के विरोध में था, ना सिम्बोलिस्ट ड्रामा के विरोध में थे, नेचुरलिस्टिक ड्रामा के विरोध में थे। एपिक थिएटर इज रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरलिस्ट ड्रामा। 138वां क्वेश्चन है, देखिए एपिक थिएटर जो थे ये एक डिस्टिंक्ट थे थिएटर के दूसरे रूपों से, विशेष तौर पर प्रारंभिक जो नेचुरलिस्टिक अप्रोच था जो बाद में साइकोलॉजिकल रियलिज्म बन गया, और नेचुरलिस्टिक अप्रोच जो बाद में साइकोलॉजिकल रियलिज्म बन गया, कॉन्स्टेंटिन
स्टेनिस्लॉस्की के द्वारा बनाया गया। तो ब्रेस्ट सरीखे ने इसको गलत बताया, जो एपिक थिएटर की शुरुआत की थी बर्टोल्ट ब्रेस्ट साहब ने, तो उसने इसको गलत बताया कि नेचुरलिस्टिक अप्रोच को साइकोलॉजिकल रियलिज्म में, और मैनिपुलेटिव प्लॉट्स और हाइटेंडेड इमोशन ऑफ मेलोड्रामा। 138वां है कि कौन से प्रकार के ड्रामा जो है कैरेक्टर्स प्ले मैनी रोल्स, कई रोल्स निभाते हैं, मतलब किस प्रकार के ड्रामा में पात्र जो हैं कई रोल्स निभाते हैं। तो वो एक है एपिक थिएटर में। एक्टिंग इन एपिक थिएटर रिक्वायर्स एक्टर्स टू प्ले कैरेक्टर्स believably without convincing either the audience or themselves that they have become the characters. This is called gestus, Gestus. This is called gestus, Gestus. Gestus कहा जाता है इसको। When an actor takes on a physical embodiment of a social commentary, actors frequently addresses the audience directly out of character, breaking the fourth wall and play multiple roles. देखिए, इन विच टाइप ऑफ ड्रामा कैरेक्टर्स प्ले मैनी रोल्स, एपिक थिएटर में इसमें होता है। एपिक थिएटर में एक्टिंग जो है कई पात्रों को विश्वास दिलाते हुए होती है, बिना कन्विंसिंग करे हुए ऑडियंस और स्वयं को कि वो जो है कई उनके पात्र में कई पात्र हैं, और मतलब एक ही रोल को कई तरीके से ऐसा विश्वास करते हुए करते हैं। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? गेस्टस बोलते हैं, GESTUS। जब कोई एक्टर एक फिजिकली रूप से एम्बॉडीमेंट लेता है सामाजिक कमेंट्री की, कोई शारीरिक सामाजिक भाव को शारीरिक रूप से रूप बदलता है, तो फिर इसको गेस्टस कहते हैं। 139वां एपिक थिएटर कॉन्टेंट से ऑफ एक्टिंग। तो एपिक थिएटर कॉन्टेंग ए मैनर ऑफ एक्टिंग, ना तो मीन्स ना मोड, मैनर ऑफ एक्टिंग इसमें शामिल होता है। एपिक थिएटर में क्या होता है? मैनर ऑफ एक्टिंग। अच्छा, किस प्ले में, किस प्रकार के नाटकों में, आधुनिक नाटकों में कोरस इज यूज्ड, कोरस यूज किया जाता है? तो एपिक थिएटर में CHORUS, कोरस को यूज किया जाता है। अच्छा, कहाँ लिखा होता है एपिक थिएटर? दी वर्ड एपिक इज टेकन, कहाँ से जो एपिक थिएटर लिखा होता है तो उसमें एपिक शब्द कहाँ से लिया गया? तो वो कमेंट्रेरी से लिया गया, COMMENTARY, कमेंट्री से लिया गया। अच्छा, इसमें 142वां क्वेश्चन है कि वर फ्रेम डून डंग सेफ्टी, ये क्या है? VERFREMDUNGSEFFEKT, वर फ्रेम डंग सेफ्ट, ये क्या है? तो ये एक तो एक्स्ट्रा एंगेजमेंट इफेक्ट है, दूसरा एलाइनेशन इफेक्ट है। ये क्या है? ESTRANGEMENT, एक्सट्रांजेमेंट इफेक्ट है, एलाइनेशन इफेक्ट है, ये दोनों हैं। वर फ्रेम डंग सेफ्ट, VERFREMDUNGSEFFEKT, वर फ्रेम डंग सेफ्ट। तो ये दोनों हैं। क्या है? व्हाट इज वर फ्रेम डंग सेफ्ट? तो क्या है? एक्स्ट्रा एंगेजमेंट इफेक्ट, एलाइनेशन इफेक्ट, ALIENATION इफेक्ट। तो ये सब है। एपिक थिएटर होल्ड्स दी, एपिक थिएटर क्या पकड़ता है? तो एपिक थिएटर एक नॉन एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा। एपिक थिएटर जो है ना तो एस्ट्रोलियन अप्रोच टू ड्रामा पकड़ता है, बल्कि नॉन एस्ट्रोलियन, मतलब अरस्तु के जो विचारधारा वाले नाटक नहीं होते हैं उनको एपिक थिएटर पकड़ता है, नन एस्ट्रोलियन अप्रोच टू ड्रामा। 144वां क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? पोस्ट कॉलोनियल, COLONIAL, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर जो है वो लिटरेचर है जो लोगों के द्वारा फॉर्मली कॉलोनाइज्ड की गई, लिटरेचर बाय पीपल फ्रॉम फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड, ना जर्मनी, ना अमेरिका, ना
इंग्लैंड, वो फॉर्मली कॉलोनाइज्ड की गई, वही पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। पोस्ट colonialism theater is the literature by people from formerly colonized countries. It addresses the problems and consequences of the decolonization of a country, especially questions relating to the political and cultural independence of formerly subjected people, and the themes such as racialism and colonialism. देखिए, पोस्ट कॉलोनियल थिएटर क्या है होता है। तो मैंने बताया कि वह साहित्य जो लोगों के द्वारा फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड के द्वारा आता है, उसको पोस्ट कॉलोनियल थिएटर कहा गया। ये एक साहित्य है जो लोगों के द्वारा फॉर्मरली बाद में कॉलोनाइज्ड कंट्रीज किया गया, COLONIZED, मतलब जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के द्वारा निकाला गया। ये जो समस्याएं हैं विजेताओं की, देश की जो समस्याएं उनको उठाता है, विशेषकर राजनीतिक और सांस्कृतिक जो इंडिपेंडेंस है उस पर ये क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। और थीम रखते हैं रेसलिज्म और कॉर्नरलिज्म। 145वां है कि टोनी मॉरिज्म, ये जो कंट्री है, फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से ये है, टोनी मॉरिसन, MORRISON। तो जो TONI टोनी मॉरिसन जो हैं, ये किस कंट्री से, किससे बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। टोनी मॉरिसन MORRISON, टोनी मॉरिसन बिलोंग करते हैं अमेरिका से। देखिए, क्लो एंथोनी वॉफर्ड मॉरिसन, पूरा नाम था टोनी मॉरिसन का, क्लो CHLOE, क्लो एंथोनी ANTHONY, क्लो एंथोनी वॉफोर्ड WOFFORD, क्लो एंथोनी वॉफोर्ड मॉरिसन, जो ये 1931 में जन्मा और 2019 में ख़त्म हुआ। इसको टोनी मॉरिसन के तौर पर जाना गया, क्लो CHLOE, क्लो एंथोनी वॉफोर्ड मॉरिसन, जो टोनी मॉरिसन के तौर पर जाना जाता है। ये एक अमेरिकन उपन्यासकार था, निबंधकार था, बुक एडिटर था और कॉलेज में प्रोफेसर था। इसका पहला जो उपन्यास आया वो 1970 में आया और उपन्यास का नाम था दी ब्लूइस्ट आई, सबसे नीली आंखें। तो टोनी मॉरिसन कौन जाना जाता है, क्लो CHLOE, क्लो एंथोनी ANTHONY, एंथोनी वॉफर्ड WOFFORD, वॉफर्ड मॉरिसन MORRISON। तो किस कंट्री से टोनी मॉरिसन आते हैं, अमेरिका से। अच्छा, टोनी मॉरिसन जो अफ्रीकन लाइफ दी डिपिक्ट्स, मतलब टोनी मॉरिसन अफ्रीका की किस लाइफ से बहुत लगाव रखते थे, तो चिल्ड्रेन, अफ्रीकन चिल्ड्रेन के लाइफ से बहुत डिपिक्ट्स थे, DEPICTS, डिपिक्ट्स थे। अच्छा, किसने ब्लू आइस्ट लिखा है, हमने बताया टोनी मॉरिसन ने लिखा है। 1970 में अपना पहला नॉवेल लिखा था, दी ब्लूइस्ट आइज, सबसे नीली आंखें। हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये नॉवेल किसने लिखा है, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने, वर्जीनिया वुल्फ, VIRGINIWOOLF। अच्छा, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन SCORPION, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन निसिम एजेकेल आया होगा, NISSIM, निसिम एजेकल, EZEKIEL, निसिम एजेकल ने लिखा है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। अच्छा, आर्यन टैगोर ने नोबेल प्राइज किस साल जीता, तो 1913, उसे 12 इसमें दिया, 1912 का जीता, मिला 13 में था। आर्यन टैगोर वान, इसमें 13 भी दिया 12 भी, लेकिन सही किया गया 12। फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, पहला वो कौन सा राइटर है जो यूरोप में नहीं रहता था, पहला गैर यूरोपी, यूरोप में ना रहने वाला जिसने साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीता, वो आर्यन टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे जो नॉन यूरोपियन थे। अच्छा, फेमिनिस्ट लिटरेचर किसको कहा जाता है, तो देखो, लिटरेचर जो औरतों के जीवन से संबंधित हो उसको कहा जाता है,
औरतों के अधिकारों से संबंधित हो साहित्य उसको फेमिनिस्ट लिटरेचर कहा जाता है। औरतों की समस्याओं से संबंधित साहित्य हो, समस्याओं से, अधिकारों से और जीवन से संबंधित हो, उस सब को कहा जाता है फेमिनिस्ट लिटरेचर। फेमिनिज्म इज ए रेंज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, political movements, and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal, and social quality of the sex। अच्छा, लिटरेचर ने वुमेन राइटरों के द्वारा लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, तो फेमिनिस्ट ही मतलब औरतों के द्वारा जो साहित्य लिखा जाएगा जाहिर सी बात नारीवादी होगा। अच्छा, कौन सा आइडियोलॉजी फेमिनिस्ट साहित्य के पीछे है? तो औरतों के समान अधिकार, समाज में समान अधिकार, राजनीति में समान अधिकार, ये जो आइडियोलॉजी है, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इक्वल राइट्स इन सोसाइटी, इक्वल राइट्स इन पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दीज आइडियोलॉजीज बिहाइंड फेमिनिस्ट लिटरेचर। किस साल में जो ये टर्म फेमिनिज्म है ये ग्रेट ब्रिटेन में दिखाई दिया? तो फेमिनिज्म जो टर्म है ये ग्रेट ब्रिटेन में दिखाई दिया 1990 में। कब दिखाई दिया? 1990 में। एक चार्ल्स फ्यूरर थे, FOURIER, चार्ल्स फ्यूरर एक अटोपियन सामाजिक थे, काल्पनिक समाज शास्त्री थे और फ्रांस के दार्शनिक थे। इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये शब्द जो फेमिनिज्म है, FEMINISM, फ्रांस में ये किया था फेमिनिज्म। 1837 में इन्होंने कॉइंड किया ये शब्द फेमिनिज्म। और जो ये फेमिनिज्म था, FEMINISM, फेमिनिज्म था, यही फेमिनिज्म बन गया या फेमिनिस्ट बन गया। पहली बार ये दिखाई दिया फ्रांस में और नीदरलैंड में 1872 में। फेमिनिज्म जो शब्द था पहली बार दिखाई दिया फ्रांस और नीदरलैंड में 1872 में। ग्रेट ब्रिटेन में ये 1890 में दिखाई दिया और अमेरिका में 1910 में दिखाई दिया। ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी लिस्ट 1852 में आई, 1852 में जो साल के तौर पर जो इसका रिन्यूअल होता है तो उसमें ये शब्द फेमिनिस्ट दिखाई दिया, फेमिनिस्ट, और 1895 में शब्द आया फेमिनिज्म। ठीक है, किसमें? दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की लिस्ट में 1852 में जो आया एज द ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयर्स ऑफ फेमिनिस्ट, एंड 1895 में फेमिनिज्म आया। तो अमेरिका में दिखाई दिया 1910 में, 1890 में ब्रिटेन में, नीदरलैंड और फ्रांस में, नीदरलैंड्स और फ्रांस में 1872 में। चार्ल्स फ्यूरर, अटोपियन सोशलिस्ट एंड फ्रेंच फिलोसफर, इज क्रेडिटेड विद हैविंग कॉइंड द वर्ड फेमिनिस्ट। 156वां क्वेश्चन है कि किस मैटर पर पहली बार फेमिनिज्म फोकस करता है? तो ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस। तो सबसे पहले औरतों के जो वोट देने के अधिकार हैं, प्रॉपर्टी राइट्स में और सफरेज में, तो सबसे पहले देखो पॉलिटिकल में औरतों का हल्का प्रयोग नहीं, सोसाइटी में अधिकार नहीं, धर्म में अधिकार नहीं, वुमेन्स राइट टू वोट, औरत का मताधिकार का प्रयोग, इस पर जोर देता है, सबसे पहले फोकस करता है। या प्रॉपर्टी राइट्स, या प्रॉपर्टी राइट्स में अधिकार करता है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म पहली बार जो है वाज ए पीरियड ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविटी एंड थॉट दैट अकॉर्ड ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए, पश्चिमी संसार से 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये फर्स्ट लहर आई फेमिनिज्म की, पहली बार लहर आई, विचार आया, ये एक्टिविटी आई, और इसमें जो है फोकस किया गया लीगल इशू पर, जो कानूनी इशू हैं, मुख्य तौर पर औरतों के अधिकार देने के, जो अधिकार देने का मताधिकार का था, उस पर प्रयोग किया गया। और पहली लहर जो फेमिनिज्म की आई, वो पत्रकार थे मराठा लियर, MARTH, मराठा लियर, इन ए न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन आर्टिकल इन मार्च 1968। जो पहला जो फर्स्ट टर्म आया फेमिनिज्म का, स्वयं इनको इसका यूज किया था जो पत्रकार मराठा लियर थे, MARTH, उनका एक पत्र था न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन, तो उसमें एक आर्टिकल छपा था मार्च 1968 में। तो उस
न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में जो आर्टिकल 1968 में छपा था, वो जो पत्रकार मराठा लियर थे, उनके द्वारा सबसे पहले कॉइंड किया गया, छपे। तो द टर्म फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इटसेल्फ वाज कॉइंड बाय जर्नलिस्ट मराठा लियर इन ए न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन आर्टिकल इन मार्च 1968। अच्छा, जो सेकेंड वेव आई, देखो फर्स्ट वेव तो आ गई 19वीं और 20वीं सदी में। सेकेंड वेव जो आई फेमिनिज्म की, वो आई 1960 से 1980 तक। कब आई? 1960 से 1980 तक। सेकेंड वेव फेमिनिज्म वाज ए पीरियड ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविटी एंड थॉट इट बिगेन टू यूनाइटेड स्टेट। ये सेकेंड वेव में कहाँ आ गया? उसमें आ गया, अमेरिका में आ गया, वही 1960 के प्रारंभ में, और फिर 2 दशक तक चला 1980 तक। अच्छा, किस मैटर में सेकेंड वेव फेमिनिज्म फोकस्ड करती थी? तो पहले तो वोट पे फोकस किया, बाद में इन्होंने जो सांस्कृतिक असमानता है उस पर फोकस किया, कल्चरल इनइक्वालिटीज, जेंडर नेम, जो ये लिंग भेद है उस पर, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इन सभी पर इसने फोकस किया। पहले तो वोट पे, लेकिन बाद में कल्चरल इनइक्वालिटी, जेंडर नेम्स, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अच्छा, कौन सा पीरियड थर्ड वेव का था? दूसरा तो पीरियड हो गया 1960 से 80। थर्ड पीरियड कौन वेव था? तो थर्ड वेव फेमिनाइन का था 1990 से 2000 तक। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म इज ए इटेरेशन ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। इट बिगेन इन द यूनाइटेड स्टेट इन द अर्ली 1990 और कंटिन्यूड अंटिल द राइज ऑफ द फोर्थ वेव इन द 2010। तो 2010 तक चलती रही, 1990 से। अच्छा, कौन सा फेमिनिस्ट राइटर है जिसने इंटीरियर मोनोलॉग्यू की स्टाइल यूज करता है? मतलब कौन सा ऐसा नारीवादी लेखक है जो इंटीरियर मोनोलॉग्यू की शैली यूज करता है? INTERIOR, इंटीरियर मोनोलॉग्यू। तो वो और कौन नहीं है, वर्जीनिया वुल्फ साहब है। कौन है? वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ, VIRGINIA वुल्फ, WOOL, वर्जीनिया वुल्फ है। तो इस तरीके से मॉडर्न एज के 160 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट पार्ट में देखोगे 56 पेज तक हो गया, 56 पेज का भी पोस्ट मॉडर्निज्म बचा है। वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल।